जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 22 रफाल डायरेक्टली भारत फ्रांस से लेगा। भारतीय नौसेना के लिए अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर वेसल सप्लाई करने के लिए एल&टी ने फ्रेंच फर्म के साथ करी पार्टनरशिप। भारत का काला भैरव कॉम्बैट ड्रोन मैन्युफैक्चर होगा यूरोप में। ओमान कोस्ट के पास इंडियन फ्लैग वेसल पर ड्रोन से हमला। और प्रोजेक्ट कुशा अपने पहले कंट्रोल फायरिंग ट्रायल्स के लिए तैयार। द प्रिंट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए 114 रफाल फाइटर्स वाली डील के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफपी को फाइनल कर लिया गया है। और जिसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि 114 रफाल में से 22 रफाल्स फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत डायरेक्टली फ्रांस से लिए जाएंगे और बाकी के जो 92 रफाल्स हैं उन्हें फ्रेंच फर्म डसॉल्ट एविएशन अपनी किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी की पार्टनरशिप के साथ भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगी। बाकी जो आरएफपी है तो वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के फाइनल स्टेजेस में है और उसे जल्द ही जारी किया जाएगा। और फिर आरएफपी के जारी होने के बाद जो फ्रेंच साइड है वो अपनी बिड सबमिट करेगा और फिर भारतीय रक्षा मंत्रालय प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशन कमेटी को बनाएगी ताकि आगे के प्रोसेस को एडवांस किया जा सके। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं तो वो अगले महीने की शुरुआत में फ्रांस के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और फिर उनके बाद अगले महीने के अंत तक भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस की विजिट पर जाएंगे और भारतीय प्रधानमंत्री के फ्रांस विजिट के दौरान ही इस मेगा डील की अनाउंसमेंट की जा सकती है। बाकी जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत तक ही साइन हो पाएगा। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो जो 22 रफाल डायरेक्टली फ्रांस से आने हैं तो उनकी डिलीवरी 2030 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। और ये भी कंफर्म किया गया कि इस डील में जो भारतीय वायुसेना के मौजूदा रफाल फाइटर्स हैं जो कि फिलहाल अभी F3 स्टैंडर्ड के हैं तो उनको भी नए F4 कॉन्फ़िगरेशंस में अपग्रेड किया जाएगा। बाकी प्रिंट की रिपोर्ट में बताया गया कि डसॉल्ट एविएशन के साथ पार्टनरशिप के तहत भारत में रफाल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा और अडानी ग्रुप तो ये प्राइवेट फर्म्स मुख्य रूप से कॉम्पीट कर रही हैं। और जबकि कुछ इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिनको फ्रांस में डसॉल्ट एविएशन द्वारा ट्रेनिंग भी दी जा रही है जो कि इस पूरे प्रोग्राम के वर्क को आउटसोर्स करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इस रिपोर्ट में सोर्सेज के वाले से भी कहा गया कि भारत की जो कंपनीज हैं उनको पहले भारत सरकार के एक ऑडिट से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन कंपनीज को लाइसेंस इशू किए जाएंगे। और भारत की कम से कम 2 कंपनीज को लाइसेंस दिए जाने की उम्मीद है। और फिर उसके बाद जो डसॉल्ट एविएशन है वो नेगोशिएट करेगी कि उन दोनों में से किस कंपनी को वो अपना फाइनल पार्टनर बनाएंगे। और रफाल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डसॉल्ट का इंडियन कंपनी के साथ एक नया ही जॉइंट वेंचर होगा। रही बात स्वदेशी कंटेंट की तो द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक रफाल की प्रोडक्शन टाइमलाइन जो है तो उसमें फेज्ड मैनर में तो उसमें 55 से 60% तक के स्थानीयकरण को अचीव किए जाने का एम बनाया गया है। लेकिन वो फेज्ड मैनर में होगा, वो एकदम से अचीव नहीं हो सकता है क्योंकि उससे पहले फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए एक पर्याप्त सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सोर्स कोड्स की कि भारतीय वायुसेना ने रफाल के मिशन सोर्स कोड आर्किटेक्चर के कंप्लीट एक्सेस की मांग करी ही नहीं है, जबकि इसके बजाय इस बात को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया कि इस एयरक्राफ्ट में भारत के स्वदेशी वेपन्स और सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। हालांकि वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलेगी तो ये फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया। बाकी अभी तक जो भी इस डील को लेकर रिपोर्ट्स आई थी उनमें कहा गया था कि सोर्स कोड नहीं मिल रहा है लेकिन भारत जो है वो ICD यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट का कंट्रोल चाहता है ताकि वो अपने वेपन्स और सिस्टम्स को इसमें आसानी से इंटीग्रेट कर सके। एल&टी ने फ्रेंच फर्म एक्सेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन किया है और जिसमें वे संयुक्त रूप से मिलकर भारतीय नौसेना के लिए उनके माइन काउंटर मेजर वेसल्स प्रोग्राम के तहत एक एडवांस्ड अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सिस्टम डिलीवर करेंगे जो कि एक फुली ऑटोनॉमस और रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम होगा और जिसकी मदद से एक सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए नेवल माइंस को डिटेक्ट, क्लासीफाई, आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। और भारतीय नौसेना का जो प्रोग्राम है इसमें 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स की रिक्वायरमेंट है और एल&टी और फ्रेंच फर्म के इस पार्टनरशिप में जो एल&टी है वो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर रहेगी जबकि फ्रेंच फर्म एक्सेल टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर इसमें सर्व करेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भी वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के पास माइन स्वीपर वेसल्स की बहुत ही भारी कमी है और अभी हमारे पास एक भी माइन काउंटर मेजर वेसल नहीं है। और जो नेवल माइंस होती हैं वो कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं तो अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुए कॉन्फ्लिक्ट पर हर किसी ने देखा ही है। बाकी एल&टी और फ्रेंच फर्म की जो एक पार्टनरशिप है तो कहा गया कि ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करेगा और इससे आगे भी भारत को और भी स्वदेशी अनमैन्ड नेवल ड्रोन्स और अंडर वाटर सिस्टम्स को भी विकसित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी इसमें जो फ्रेंच फर्म एक्सेल टेक्नोलॉजी पार्टनर बनी हुई है तो ये दुनिया में अनमैन्ड माइन वॉरफेयर सिस्टम्स के मामले में लीडिंग कंपनीज में से एक है और इनके मेन सॉल्यूशन में आता है UMIS यानी कि अनमैन्ड MCM इंटीग्रेटेड सिस्टम और जो कि एक ड्रोन बेस्ड माइन काउंटर मेजर सिस्टम है।
और इस पूरे सिस्टम के अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि अनमैन्ड सरफेस वेसल जो कि ड्रोन बोट की तरह काम करती है, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो कि अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, आरओवीज यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट्स, और एडवांस्ड सोनार्स और एआई सॉफ्टवेयर। और ये सारे सिस्टम्स एक साथ मिलकर सी माइंस को क्लियर करते हैं रिमोटली। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत की ड्रोन फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वे पुर्तगाल में अपने फ्लैगशिप ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है काल भैरव, तो उसकी फर्स्ट इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग नोड को स्टैब्लिश करेंगे। और पुर्तगाल में इन काल भैरव ड्रोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है तो वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी फर्म स्केच पिक्सल एलडीए के पार्टनरशिप के माध्यम से होगी। और ये वो कंपनी है जो कि F-16 के लिए एडवांस्ड फाइटर जेट सिमुलेशन सिस्टम्स को भी विकसित करती है। बाकी फ्लाइंग वेज डिफेंस ने इस फैसिलिटी को भारत में डिज़ाइन किए गए किसी ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए पहली ओवरसीज प्रोडक्शन नोड की तरह भी डिस्क्राइब की है। बाकी इस एग्रीमेंट के तहत जो स्केच पिक्सल है वो सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज, एआई इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इस प्लेटफॉर्म के लिए इंटरऑपरेबिलिटी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, जबकि फ्लाइंग वेज डिफेंस के पास उनके इस कॉम्बैट ड्रोन के कोर ऑटोनॉमस सिस्टम और एयर फ्रेम डिज़ाइन के जो आईपी राइट्स हैं वो उनके पास ही रहेंगे। और फ्लाइंग वेज डिफेंस के फाउंडर और सीईओ की तरफ से कहा गया कि पुर्तगाल में जो ये फैसिलिटी बन रही है तो ये उनके ऑपरेशन 777 के अंडर फर्स्ट इंटरनेशनल नोड की तरह सर्व करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्लाइंग वेज डिफेंस का जो ऑपरेशन 777 है इसके तहत उनका उद्देश्य है भारतीय ओरिजिन के जो ऑटोनॉमस वॉरफेयर सिस्टम्स हैं उनको 7 कॉन्टिनेंट्स और 77 कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर, इंटीग्रेट और डिप्लॉय करना। सीधे सीधे कहा जाए तो वे ऑपरेशन 777 के माध्यम से अपने इंडियन ओरिजिन के सिस्टम्स को दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं। बाकी जो काल भैरव है वो एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से क्लेम की जाती है। इंड्योरेंस टाइम 30 आवर्स प्लस का है और एक कई एआई फीचर्स के साथ इक्विप्ड है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया गया और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के आतंकियों को पनाह दे रहा था और चतरू बेल्ट में उन्हें लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कर रहा था। आरोपी की पहचान मशकूर अहमद उर्फ मशकूर मास्टर ऑफ बेगपुरा सिंहपुरा चतरू के तौर पर हुई है, जो कि गुजरारी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर के तौर पर कार्यरत था। और इस वर्ष 4 फरवरी को जो चतरू में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें पाकिस्तानी आतंकी आदिल को एलिमिनेट किया गया था, तो उसी मामले की इन्वेस्टिगेशन में ही ये खुलासा हुआ था कि ये जो मशकूर अहमद है तो उसने इस एरिया में जैश के आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए आतंकियों को शेल्टर और फूड और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के मुताबिक जैश का जो कमांडर सैफुल्ला बलूची था जिसको ऑलरेडी होरीफाइड किया जा चुका है, तो उसकी नोटों की माला पहने हुए एक तस्वीर भी इस आरोपी के आवास के अंदर ली गई है। आपको याद दिला दें कि इस सैफुल्ला बलूची को ऑपरेशन 83-1 के तहत फरवरी 22 वाले ऑपरेशन में एलिमिनेट किया गया था और सैफुल्ला के पूरे नेटवर्क को ही हमारी फोर्सेस ऑलरेडी होरीफाइड कर चुकी हैं और पुलिस के मुताबिक इस वाले मामले की जांच के तहत ही ये पहला प्रमुख डिटेंशन है। बाकी इस एरिया में आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले अन्य संदिग्ध को भी आइडेंटिफाई करके ट्रेस करने के प्रयास चल रहे हैं और आगे इस मामले पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो इस बात से ऑफिशियल्स ने भी इनकार नहीं किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी अपडेट्स रहेंगे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। कल ओमान कोस्ट के पास भारत की एक कार्गो शिप जिसका नाम है हाजी अली, तो उस पर एक सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक हुई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस शिप पर सवार सभी क्रू मेंबर्स को ओमानी अथॉरिटीज़ ने सेफली रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन इस ड्रोन स्ट्राइक से वो जो वेसल है वो डूब गई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिलहाल अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस वेसल पर स्ट्राइक किसने करी थी। बाकी इस हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है जिसमें कहा गया कि कल ओमान के तट पर जो इंडियन फ्लैग शिप पर हमला हुआ है तो वो अस्वीकार्य है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि कॉमर्शियल शिपिंग और सिविलियन मरीनर्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बाकी ये भी कंफर्म किया गया कि इसमें सवार सभी इंडियन क्रू मेंबर्स सेफ हैं और ओमान की अथॉरिटीज़ को धन्यवाद कहा है उनको रेस्क्यू करने के लिए। एक और अपडेट है कि बुधवार को पुणे हॉस्पिटल के बाहर टाइमर के साथ इक्विप्ड एक बॉम्ब को डिटेक्ट किया गया था और उसमें 7 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। फिर जिसके बाद तुरंत ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और इस ऑब्जेक्ट को एक ओपन और सिक्योर लोकेशन पर मूव कराया गया। बाकी ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि ये एक लो ग्रेड का एक्सप्लोजिव आईईडी था। बाकी मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। बाकी इस बॉम्ब को एक ओपन फील्ड में डिफ्यूज़ किया गया है और क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस इस पर काम कर रही है कि इस बॉम्ब को यहाँ पे कौन लाया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और इस मामले पर फिलहाल अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज या इंजरीज की रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रेड 4 कार ब्लास्ट वाले मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने 7500 पेजेस की चार्जशीट फाइल करी है और इन 10 आरोपियों में उस मुख्य अपराधी डॉक्टर उमर उन नाबी का नाम भी शामिल है, जो कि पिछले साल नवंबर में हुए इस कार ब्लास्ट वाले मामले में इस घटना को अंजाम देते हुए खुद भी मारा गया था। बाकी ये खुलासा हुआ है कि सारे आरोपी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा की विंग AQIS के ऑफशूट अंसार गजवतुल हिंद से लिंक रखते थे और भारत में जिहादी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी मुख्य अपराधी डॉक्टर उमर उन नाबी के अलावा
इसमें जो अन्य शामिल हैं उनके नाम हैं आमिर राशिद मिर, जसीर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजामिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोएब, डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला और यासीर अहमद दर। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने के अंत तक प्रोजेक्ट कुशा के पहले कंट्रोल्ड फायरिंग ट्रायल्स को कंडक्ट किया जा सकता है। बाकी इस प्रोग्राम में 3 मुख्य इंटरसेप्टर्स रहने वाले हैं, M1, M2, M3। M1 की रेंज 150 किलोमीटर्स तक होगी, M2 की 250 किलोमीटर्स तक और M3 की 400 किलोमीटर्स तक, और ये मैक 5.5 तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम होंगे। और जो प्रोजेक्ट कुशा है वो भारत के मिशन सुदर्शन चक्र का एक बेहद ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और जैसे कि भारत के ऑफिशियल्स कंफर्म कर चुके हैं कि कैपेबिलिटीज़ के मामले में ये S-400 और कुछ का कहना है कि S-500 के जितना भी कैपेबल होगा। और बाकी S-500 से याद आया कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि रशिया ने एक बार फिर से S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भारत को पेश किया है, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी तक ऑफिशियल लेवल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और ना ही किसी बड़ी मीडिया हाउस की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट कवर की गई है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज गुरुवार को पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड लॉन्च फतेह 4 क्रूज मिसाइल के एक सफल टेस्ट की अनाउंसमेंट करी है और पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने इस टेस्ट को सफल बताया है और बताया गया कि इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने 750 किलोमीटर तक की रेंज को कवर किया था और ये एक लैंड बेस्ड सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। बाकी आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान की इस फतेह सीरीज़ की मिसाइल्स के जो पूर्वज हैं तो उनको पाकिस्तान ने पिछले साल अपने ऑपरेशन बनियान उन मरसूस में इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कुछ खास काम नहीं आ पाए थे और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उनको बहुत पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 में एक ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट जगन्नाथ विजयराघवन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही का वो दिन है जब 2002 में जम्मू कश्मीर के कालूचक में जो पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए थे तो उन्होंने बेहद ही कायरतापूर्ण तरीके से भारतीय सेना के परिवारों पर हमला किया था, जिनमें 31 इनोसेंट लोगों की जान गई थी, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल थे जिनकी एज 2 महीने से 18 साल के बीच में थी। इनके अलावा 8 महिलाएं, 3 हमारे वीर और 10 और सिविलियंस। और इन पाकिस्तानी आतंकियों ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश रोडवेज बस पर ओपन फायर किया था, फिर उसके बाद वे आर्मी कैंप में घुसे और वहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स पर हमला करना शुरू किया। और बाद की इन्वेस्टिगेशन में भी कंफर्म भी हो गया था कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था वो सारे पाकिस्तानी थे, जिनके नाम थे अबू सुहेल, अबू मुर्सद और अबू जावेद। और इन तीनों को हमारी फोर्सेस ने हॉरिफाइड कर दिया था। इस घटना को 24 साल हो चुके हैं, लेकिन इसको कभी भारत भूल नहीं सकता है। बाकी आज के दिन 1988 में 12 असम राइफल्स के राइफलमैन पुष्कर राम और 1997 में 27 असम राइफल्स के राइफलमैन जगदीश चंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।